हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूँ सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 11th यूनिट नंबर 4 और आज हम देख रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ एसिड-6। एसिड-6 का फॉर्मेशन कैसे होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाला जाता है। इसके पहले भी हम हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर बात कर चुके हैं। फार्मूला में आपको लिखवाया था हाइब्रिडाइजेशन। फार्मूला भी मैं आपको लिखवाया था। फार्मूला क्या था आपका? फार्मूला है हाइब्रिडेशन के लिए 1/2 वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस करना है यदि आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस करना है यदि आपके पास कोई नेगेटिव चार्ज होता है, प्लस मोनो वैलेंट ये मोनोवैलेंट पॉजिटिव चार्ज प्लस नेगेटिव चार्ज प्लस मोनोवैलेंट एटम। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ SF6 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। sp3 ड्यू टू हाइब्रिडेशन इसका होता है। अब यह होता कैसे? हमने SF6 बनाया, SF6 बनाया। सबसे पहले तो हम हाइब्रिडेशन वाली जो ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, उसका यूज करेंगे। अब मैंने आपको बताया था कि इसके लिए हम जेड की वैल्यू निकालते हैं। किसकी वैल्यू निकालते हैं? जेड की वैल्यू निकालते हैं। अब जो जेड की वैल्यू हम निकालते हैं उसे हमने कहा था कि यदि जेड बराबर आपके आता है 2, एक आने के चांस नहीं होता क्योंकि एक में कोई भी हाइब्रिडेशन नहीं होता। जेड बराबर 2 होता है तो हम बोलते हैं हाइब्रिडेशन SP। जेड बराबर यदि 3 होता है तो हम बोलते हैं SP2। जेड बराबर यदि हमारे पास में 4 होता है तो हम बोलते हैं SP3। जेड बराबर यदि हमारे पास में 5 होता है हम बोलते हैं SP3D। और जेड बराबर यदि हमारे पास में 6 होता है तो हम बोलते हैं SP3D2। SP3D। तो यहाँ पर यदि उसने बोला है SF6 का हाइब्रिडेशन कितना है, SP3D2 है, तो इसमें ये हुआ कि यहाँ जेड की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 6 आनी चाहिए। अब फार्मूले में पुट करते हैं। देखो, सबसे पहले 1/2 लिख लिया फार्मूले वाला। बैलेंस से सही इलेक्ट्रॉन कितना? यहाँ पर 1/2 और 1/2 के बाद में अब यहाँ पर बैलेंस से इलेक्ट्रॉन कितना होता है सल्फर का? वो होता है पास में 6। कितना होता है बैलेंस से इलेक्ट्रॉन? वो होता है पास में 6। अब पॉजिटिव चार्ज है नहीं है मतलब 0, नेगेटिव चार्ज है नहीं है मतलब 0, प्लस मोनोवैलेंट एटम। तो फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम में आता है। कौन कौन से आते हैं आपस में? हमारे पास में आता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन, है ना, सोडियम। ये सारे हमारे पास में जो एक बॉन्ड बनाते हैं, वो मोनोवैलेंट एटम में आते हैं। मोनो मतलब होता है एक। अब कितने हैं? 6 है तो ये हो गया 6। तो कैलकुलेशन करो, 1/2 इंटू 12 तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 6 आएगा। तो जेड की वैल्यू 6 आई, मतलब हम क्या बोलेंगे? SP3D2। ये हमारे पास में निकल गया फार्मूले से। बेसिक कैसे होता है? यदि मान लो फार्मूले का यूज ना करें हम, यदि हम फार्मूले का यूज ना करें तो कैसे होगा? देखो इसको अलग कर दो। अब यहाँ से अलग हुआ। चलो ये देख रहे हो, इसने बोला है कि इन SF6 या सेंट्रल सल्फर एटम इज द ग्राउंड स्टेट आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसने बोला कि आउटर स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले हम लिखेंगे, वो एक अलग लंबी प्रोसेस है ना। तो ये आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है सल्फर का। इन द एग्जिटेड स्टेट द अवेलेबल 6 ऑर्बिटल that is 1s 3p and 2 are single occupied by electrons. These orbitals hybridized to form 6 new sp3d2 hybrid orbitals which are projected toward the 6th corner of the regular octahedron F6. These
6 sp3d2 sp3d2 hybrid orbital overlap with single occupied orbital of fluorine atom to form 6sf single bond. Thus SF6 molecule has a regular octahedral geometry as shown in figure 4.18. देखो उसने ये बोला है कि ये जो ऑर्बिटल है ये आपस में क्या हो जाते हैं भाई, यहाँ से न्यू ऑर्बिटल बनते हैं। इनका सपना एक ऑर्बिटल होता है, यहाँ इसमें इलेक्ट्रॉन पी में है। तो हमने बोला था कि ये फ्लोरीन के और ये हमारे पास में क्या होते हैं, ओवरलैप हो जाते हैं। सेम एनर्जी के लेवल ओवरलैप होते हैं और एक न्यू एनर्जी का ऑर्बिटल बनता है। सेम एनर्जी का ऑर्बिटल ओवरलैप होते हैं, न्यू एनर्जी का ऑर्बिटल हमारे पास में बनता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप होता है विद सिंगल ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स टू फ्लोरीन एटम के साथ टू फॉर्म 6sf सिग्मा बॉन्ड, और वो sf सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। इस प्रकार से हमारे पास में ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री मिल जाती है। कैसे होता है देखो जरा, जैसे इसको यहाँ कर लो, ये देखो जैसे यहाँ पर हमारे पास में सल्फर है, ग्राउंड स्टेट GS लिख दिया मैंने, ग्राउंड स्टेट। जब सल्फर को आप लिखेंगे तो आप लिखते हैं 3s2 3p4, ये सल्फर का होता है 3s2 3p4। अब 3s2 को कैसे लिख सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं, ये 1 2 3p4 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4। 3D यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है, 3D यहाँ पर खाली पड़ा हुआ है। 5 बनते हैं, 1 2 3 4 5, 3D 0। अब क्या होता है, अब ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि यहाँ से जंप मारता है ये वाला ऑर्बिटल और इसमें चला जाता है डी में फर्स्ट। तो हम इसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट फर्स्ट, सल्फर का फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये जो 3s2 है ये तो वही रहता है, जो 3p4 था वो 3p3 हो जाता है और 3d 0 का 1 हो जाता है। ये देखो इस प्रकार से ये तो वही रहेगा, बॉक्स तो उतने बनेंगे जितने बनते हैं 5 1 2 3 4 5। अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ एक और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करके चले जाता है, चला गया। लेकिन अभी ये कोई इलेक्ट्रॉन जंप करके जा सकता है, इसलिए हम लिखते हैं सल्फर की एक्साइटेड स्टेट सेकेंड। ये आपस में है सल्फर, ये हो जाएगा आपस में सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, क्या हो जाएगा 3s1 3p3 और 3d2 हो जाता है। तो अब यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइटेड करके कहाँ चले गए, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये जंप मारेगा और यहाँ चला जाएगा। अब देखो कैसे जाएगा, तो ये हो जाएगा 3s1 3p3 है, ये लो 1 2 3p3 3d2, ये बना आपस में 1 2 3 4। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब क्या हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये हुआ 1 3 है 1 2 3 2 है 1 2। क्लियर है ये। अब यहाँ ये एक्साइटेड स्टेट हो गया हमारे पास सेकेंड, इस प्रकार से एक्साइटेड हो जाता है। अब आता है हमारे पास में फ्लोरीन, अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर आखिर यहाँ इस वाले सेल से उठ के इस वाले सेल में जंप क्यों कर जाता है, क्योंकि इसकी एनर्जी इतनी कम होती है कि यहाँ से यहाँ एनर्जी आप आसानी से यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से ट्रांसफ़र हो सकते हैं। अब यहाँ से क्या होता है, फ्लोरीन आता है, एक फ्लोरीन आता है तो यहाँ पर ऐड हो जाता है, यहाँ पर एक फ्लोरीन ऐड हो जाएगा, इसके साथ ऐसा बॉन्ड बना लेगा, एक फ्लोरीन यहाँ ऐड हो जाएगा, एक इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, एक फ्लोरीन यहाँ बॉन्ड बना लेगा, इस प्रकार से यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ पर। कितने फ्लोरीन हो गए देखो, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी। तो 1 2 3 4 5 6
6 फ्लोरीन हो गए, 1 2 3 4 5 6। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब सल्फर के साथ एक फ्लोरीन आया तो एक बॉन्ड बनाया ये वाला, दूसरा फ्लोरीन आएगा दूसरा बॉन्ड बनाएगा ये वाला, तीसरा फ्लोरीन आएगा तीसरा बॉन्ड बनाएगा ये वाला, चौथा फ्लोरीन आएगा चौथा बॉन्ड बनाएगा ये वाला, पांचवा आएगा तो पांचवा बॉन्ड बनाएगा ये वाला, और छठवा आएगा तो छठवा आएगा ये वाला। तो इस प्रकार से आपस में SF6 बन जाते हैं। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो क्या आता है, sp3d2। क्या आता है, sp3d2। sp3d2 क्यों बोला हमने, देखो इसलिए sp3d2 बोला हमने क्योंकि देखो केमिस्ट्री में बच्चों जो दिखता है वही होता है, इसमें मन से करने वाली कोई बात नहीं होती। अब मैं ये भी समझाता हूँ sp3d2 क्यों बोला। इसमें एक S शामिल हुआ, एक P हुआ, दूसरा P हुआ, ये भी P है, और ये क्या है PX है, ये PY है, ये PZ है ना, 3 P होगा, P भी हुआ, P हुआ, P, ये हमारे पास में D हुआ और ये भी हमारे पास में D हुआ। तो हो गया ना sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ से निकलता है sp3, इसको हम ऐसे लिखते हैं S, ये तीनों P को कंबाइन कर दो तो हम लिखेंगे P3 लिख देंगे ऊपर, और D कितने हैं 2 हैं तो D लिख के ऊपर हमने लिख दिया। तो ये हो जाता है आपस में sp3d2। क्लियर है। तो यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। क्या आ गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है। इस प्रकार से ट्रिक भी यहाँ 2 प्रोसेस है, एक तो लॉन्ग प्रोसेस, जो लॉन्ग प्रोसेस है वो बोर्ड एग्जाम में काम आती है, आपस में 11th का जो एग्जाम होगा उसमें काम आएगी। लेकिन जो ट्रिक है दूसरी, जो ट्रिक है वो कहाँ काम आएगी, वो एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में, जैसे हमारे पास में नीट हुआ, जी हुआ, इन एग्जाम में 12th के हमारे पास में बोर्ड होंगे, उसमें हमारे पास में हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए आती है, वहाँ ट्रिक काम करती है। बाकी मालूम होनी चाहिए प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस मालूम होनी चाहिए कि आखिर हो कैसा रहा, वो बातें अलग है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ से आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, MOT जिसको हम बोलते हैं, MOT। ये भी बोर्ड बनाने का एक तरीका बताता है, ये भी क्या बताता है, एक तरीका बताता है, MOT। क्लास 11th में चालू होता है आपस में, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT बाय डेवलप्ड बाय F हुंड एंड RS। ये सारा दिया हुआ कि कब डेवलपमेंट हुआ है, क्या है इसका फीचर, देखते हैं क्या है। हम तो इसके फीचर की बात करते हैं। पहला देखो, मैं फिर बताता हूँ। तो आपको जो MOT है अभी यहाँ पास हम होता है, MOT है, MOT, एक आपका VBT है, VBT, और एक आपका CFT है, CFT। ये सारे बॉन्ड कैसे फॉर्मेशन होते हैं उसके ऊपर है। ये सभी क्या बताते हैं, ये सभी बताते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड फॉर्मेशन कि आखिर हम क्वेश्चन आता है ना, हाउ टू बॉन्ड फॉर्म, बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है। तो MOT ने अपनी एक थ्योरी दी, क्योंकि जब भी बॉन्ड बना, मॉलिक्यूल बने, कुछ ना कुछ उसमें ऐसी बातें आ जाती थी जो क्लियर नहीं हो पाती थी। जब कोई बातें क्लियर नहीं हो पाती थी कि एक नया रूल आता था, एक नया रूल आ जाता था, वहीं से हमारे पास में आया MOT। ये भी एक नया है। अब ये भी बताता है कि बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, कौन में आता है। अब ये क्या कहता है, यहाँ से देखो तरीका बताता है, ये वे ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। देखो यहाँ से द इलेक्ट्रॉन इन, कहाँ गया, द इलेक्ट्रॉन्स इन a molecule are present in the various molecule orbitals as the electron of atoms are present in the various atomic orbital. दूसरा, the atomic orbital of comparable energies and proper symmetry
combine to form molecular orbital। समझ रहे हो क्या बोले? उसने बोला है कि द इलेक्ट्रॉन इन मोलिक्यूल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब इसने एटम की बात नहीं, अब इसने मोलिक्यूल की बात की है। यहाँ पर हम मोलिकुलर ऑर्बिटल, नाम ही उसका मोलिकुलर ऑर्बिटल है। उसने बोला कि अभी तक हम क्या पढ़ते थे, देखो अभी तक हम पढ़ते थे कोई एटम होता है, अभी हम पढ़ते थे एटम होता है। एटम क्या बनाता है? एटम आपस में मोलिक्यूल बनाता है। तो अभी जितनी थ्योरी बताई वो यहाँ पर थे कि एटम कैसे कंबाइन होते हैं। तो पहला बॉन्ड बनता है आयनिक बॉन्ड कंबाइन होने के लिए, दूसरा बॉन्ड बनता है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, तीसरा ये होता है हमारे पास में मेटालिक बॉन्ड। तो ये एटम, लेकिन अब मोलिक्यूल कैसे बॉन्ड फॉर्म करते हैं उसके लिए आया यहाँ पास में मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये मोलिक्यूल कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है उसके लिए थ्योरी आई है। समझ रहे हो? द इलेक्ट्रॉन इन द मोलिक्यूल आर प्रेजेंट इन द वेरियस मोलिकुलर ऑर्बिटल एज द इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम आर प्रेजेंट इन द वेरियस एटॉमिक ऑर्बिटल। दूसरा, द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मोलिक्यूल ऑर्बिटल। वही बात है जो वहाँ है कि भाई इनकी सिमेट्री कंबाइन होनी, सिमिलर सिमेट्री वाला होना चाहिए, एनर्जी भी हमारे पास में सेम होनी चाहिए, वो आपस में कंबाइन होते हैं और हमारे पास में बॉन्ड का फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। वाइल जबकि एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस, इन अ मोलिकुलर ऑर्बिटल it is influenced by two or more nuclei depending upon the number of atoms in the molecule। thus इस प्रकार से हमारे पास में वो कहता है, कहाँ गया भाई, thus an atomic orbital is monocentric while a मोलिकुलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। तो इस प्रकार से उसने बताया कि हमारे पास में यहाँ एक सेंटर होता है, जबकि उसमें हमारे पास एक सेंटर होता है, जबकि यहाँ पर हमारे पास बहुत सेंटर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखो ये सारे, अब ये दुनिया भर के थ्योरी दी है, इसको पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप देख लेना पढ़ के। मैं इसको सीधा हम चलते हैं मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी की, ये होता कैसे है, बनता कैसे। ये बताया साई वगैरह, ये दुनिया भर की बातें सब बताई है, लेकिन इनमें हम दिमाग बचाएंगे नहीं। यहाँ आते हैं, ये लो, ये है यहाँ पास में मोलिकुलर। उसने बोला है, क्या बोला है, इसको जरा यहाँ ले लेते हैं। ये चालू है यहाँ पास मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, चलते हैं। देखो प्यार बच्चों, ये एनर्जी है सर, सर क्या है, इंक्रीजिंग एनर्जी है, यहाँ पास में एनर्जी है। यहाँ एनर्जी है, ये क्या है, एनर्जी। ये ऑर्बिटल बनाया, जैसे हाँ पास में एक एग्जांपल लेते हैं, समझने की कोशिश करना। मान लीजिए हम H2 की बात कर रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल कैसे बना उसकी बात कर रहे हैं। तो H2 जब मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम, तो दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं। तो यहाँ एक आपने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन हम यहाँ पर ले लेते हैं, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप तो ये जानते हैं। अब ये एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, ये जो ऑर्बिटल है ये एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। ये इस प्रकार से जितने ऑर्बिटल इधर होते हैं, उसने ये बोला था कि जितने ऑर्बिटल हमारे पास में इधर होते हैं इस साइड, ये उतने ही ऑर्बिटल हमारे पास में ऊपर होते हैं। यही ऑर्बिटल बनते हैं। इसमें से एक बॉन्डिंग कहलाता है, एक नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहलाता है। एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग कह सकते हो। तो ये ऊपर वाला जो होता है वो एंटी बॉन्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। इसकी एनर्जी हाई होती है,
एटॉमिक ऑर्बिटल से। ये एटॉमिक एनर्जी देखो, तो यहाँ से समझो यार बच्चों, एक्चुअली ये हुआ कि दो एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, इसको हटाओ, ये समझो, दो एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन कंबाइन हो रहा है, हाइड्रोजन का एटम प्लस दूसरा हाइड्रोजन का एटम कंबाइन हो रहा है, और हमारे पास में H2 बना। ये एटम है, ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है, ये एटम है, ये एटम है, ये मॉलिक्यूल है। अब क्या हुआ, यहां पर एक एटम लिख लिया हमने, हाइड्रोजन लिख लिया, एक एटम हो गया। ये एटम की एनर्जी है, ये मान लो एटम की क्या है, एनर्जी है। ये हाइड्रोजन का एटम है, दो एटम कंबाइन हो रहा है, एक एटम हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये एटम की एनर्जी है। इनकी एनर्जी स्टार्टिंग में है, दोनों की एनर्जी है, लेकिन जैसे ही आपस में कंबाइन होने आते हैं पास में, एक नया ऑर्बिटल बनाते हैं, न्यू एनर्जी, तो इसमें से एक की एनर्जी बढ़ जाती है, ये एनर्जी इंक्रीज हो गई क्योंकि इसी से मिले बढ़ रहे हैं, और एक की एनर्जी इससे कम हो जाती है, क्योंकि टोटल मिलाकर एनर्जी 0 होनी चाहिए हमारे पास है। जो ऊपर वाला होता है, अब ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है और इसको हम स्टार से शो कर देते हैं। स्टार मतलब देखो, ये भी सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, यदि स्टार है तो स्टार रिप्रेजेंट करता है एंटी बॉन्डिंग को, बस इतना है और कुछ नहीं। स्टार एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है और ये बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है। जितनी एनर्जी ऊपर बढ़ी उतनी एनर्जी नीचे कम हुई, ये दूसरे, ये एक दोनों को दूसरे कैंसिल आउट करेंगे और बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देंगे। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि इस वाले हाइड्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन है, इस वाले हाइड्रोजन के पास भी हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों कंबाइन होते हैं, और कंबाइन होने के बाद में यहाँ पास में से बॉन्ड बना लेते हैं। देखो, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ आएगा, आया, अभी भी एक खाली है, दूसरा वाला भी यहाँ पर आ जाता है। तो ये मॉलिक्यूल का इसके बेसिस पे हम लिखना स्टार्ट कर देते हैं इलेक्ट्रॉन का। ये मॉलिक्यूल का ऑर्बिटल है, ये जो ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल तो ये भी है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये कौन सा ऑर्बिटल है, एटम लिखे है, एटॉमिक, ये हमारे पास में भी एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये हमारे पास में एटॉमिक ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये भी हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। इससे ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है, एनर्जी ज़्यादा होती है, हाई होती है, इसकी एनर्जी होती है, इसकी एनर्जी हाई होती है, इसकी एनर्जी होती है। इसको हम एंटी है, देखो दोनों सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, लेकिन इसको हम स्टार से बता देते हैं, तो वो एंटी बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट करता है, इसमें हम स्टार शो नहीं करते। बात समझ में आ रही है। जैसे अब एग्जांपल में हाइड्रोजन का दे रहा था, तो हाइड्रोजन को हमने लिखा, एक हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, दो बने, तो बन के यहाँ पास में हो गया। अब हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे, तो 1s2 2s2 ऐसा करके लिखते थे, 1s बनाता था। अब यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना है। हमारे पास में हाइड्रोजन था, ध्यान से देखना, हमारे पास में हाइड्रोजन था, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो हम लिखते थे 1s1, लेकिन अब हम H2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ हमने एटम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखा, ये हाइड्रोजन क्या है, एटम है, यहाँ हम लिख रहे हैं एटम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, एटम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ हम लिख रहे हैं मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s1, लेकिन H2 मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास में अब ये अलग होता है। अब ये कैसे होता है, अब ये मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ दो प्रकार का है, जब एटम था तो एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे एटम का, अब मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो मॉलिक्यूल में सिग्मा आएगा हमारे पास में,
तो हम लिखेंगे सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड बनाया, बन S2, ये है आपस में, और सिग्मा स्टार बन S0, ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। मैं आगे बताऊंगा, लेकिन अभी इतना समझ में आया ये क्या लिखा हमने, कैसे किया। यही है मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, फॉर्मेशन, उसके ऊपर MOT थ्योरी। क्लियर है। अब यहाँ पर आता है आपस में फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लीनियर कॉम्बाइन ऑफ एटॉमिक LCAO। अब ये क्या होता है, अब इसको हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी वो भी आपको बताना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में कैसे बनता है, क्या है। लेकिन आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं आपसे आने वाले लेक्चर में। जब तक इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए क्या है, मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए जब तक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं व्यास सर, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के लेक्चर में। हमारा आज का लेक्चर क्लास 12th और आज हम देखने वाले हैं यूनिट नंबर 13 अमाइन। अमाइन में हमारे पास में टॉपिक है गिब्राइल थैलामाइड सिंथेसिस। गिब्राइल थैलामाइड सिंथेसिस, अब ये क्या है, इसकी रिएक्शन कैसे होती है। तो सबसे पहले तो इसका स्टेटमेंट देखो क्या है कि गिब्राइल जो सिंथेसिस है यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज की जाती है, प्रिपरेशन ऑफ प्राइमरी अमाइन। मेन बात तो ये है, इसको इस लाइन में बहुत अच्छे से कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो गिब्राइल सिंथेसिस है उसका यूज सबसे ज़्यादा यदि कहीं किया जाता है वो प्राइमरी अमाइन को बनाने के लिए किया जाता है। अब प्राइमरी अमाइन क्या है, NH3 में एक R लगा दो, RCH3 वगैरह कुछ भी लगा दो, तो वो हो जाएगा हमारे पास प्राइमरी अमाइन। प्राइमरी अमाइन को बनाने के लिए गिब्राइल सिंथेसिस का यूज किया जाता है। देन थैलामाइड ऑन ट्रीटमेंट विद, जब जो थैलामाइड होता है वो ट्रीटमेंट करता है किसके साथ में, थैलामाइड ऑन ट्रीटमेंट विद इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ रिएक्ट करता है, इथेनोलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब थैलामाइड रिएक्ट करता है तो फॉर्म करता है पोटेशियम सोल्ट। क्या करता है, पोटेशियम सोल्ट ऑफ थैलामाइड विच ऑन हीटिंग, जिसको यदि हम हीट करते हैं विद अल्काइल हैलाइड के साथ में, फॉलोड बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस द करस्पॉन्डिंग प्राइमरी अमाइन। ठीक है। एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, लेकिन एरोमेटिक यदि हम प्राइमरी अमाइन की बात करते हैं तो वो इस वाली मेथड से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। इसमें हम एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन को कैन नॉट भी प्रिपेयर कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि जो अराइल हेलाइड्स होते हैं जो हेलाइड होते हैं डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद द एनायन फॉर्म बाय थैलामाइड। क्योंकि जो अराइल हेलाइड होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं रखते हैं, किसके साथ में, एनायन के साथ में, फॉर्म बाय थैलामाइड। क्लियर है। अब बात करते हैं इसके रिएक्शन की। देखो ये है इसके रिएक्शन, मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है, ये देखो भाई कहाँ गया, जैसे ये हमारे पास में है थैलामाइड। थैलामाइड का स्ट्रक्चर याद कर लेना। बेंजीन रिंग, हैंग हो रहा है, एक मिनट, सी डबल बॉन्ड O, ये है N, ये है H, ये है C डबल बॉन्ड O, ये है यहाँ पास में थैलामाइड। इसके ऊपर जब आप बेस डालते हो, बेस क्या डाला आपने,
KOH बेस डाला, इसके ऊपर जब आप बेस डालते हो तो यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है ये अलग हो जाता है, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से अलग हो जाता है, यहाँ से आपके पास में K लग जाता है, K प्लस OH माइनस। अब ये जो H है ये प्लस के साथ जाता है, ये माइनस रहता है, ये H प्लस और OH माइनस मिलकर माइनस H2 कर लेते हैं, माइनस H2O। N की जगह K लग जाता है, ये यहाँ पास में है बेंजीन रिंग, ये C डबल बॉन्ड O रहा, ये N रहा, ये C डबल बॉन्ड O रहा, और ये हमारे पास में यहाँ पर लग जाता है K। H को हटाया, यहाँ पर K को लगाया। अब इसके ऊपर माइनस चार्ज है, इसके ऊपर प्लस चार्ज है, यहाँ पर अब हम डालते हैं RX। RX मतलब R मतलब एल्काइल और X मतलब हेलाइड, ये होता है प्लस, ये होता है माइनस, RX एल्काइल हेलाइड। अब यहाँ से जो R है वो रिप्लेस कर देता है किसको, K को, तो यहाँ से K हो गया रिप्लेस। ये जो K था, ये जो K है ये चला जाता है X के साथ में, और R आकर के यहाँ अटैक करेगा, तो क्या बनेगा, ये देखो बन गया ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ये है हमारे पास में N, और यहाँ लग जाता है हमारे पास में R। ये लो भाई, ये है, इसका नाम है एन अल्काइल थैलामाइड। एन अल्काइल, एन पे आर लगा हुआ है, आयर को बोलते हैं अल्काइल, एन अल्काइल थैलामाइड। ये हो गया हमारे पास यहाँ से थैलामाइड, एन अल्काइल थैलामाइड। क्लियर है। अब इस एन अल्काइल थैलामाइड के ऊपर दोबारा आप NaOH डालते हो, यहाँ पर आपने डाला NaOH, NaOH डालते हो, ये एक्वस होता है, क्या होता है यहाँ पास में, एक्वस होता है। तो यहाँ से Na होता है प्लस, OH होता है माइनस, Na प्लस आकर के अटैच हो जाता है कहाँ पर, देखो NaOH माइनस आकर के अटैच हो जाएगा यहाँ पास में, यहाँ पर, और ये अटैच हो जाएगा यहाँ पर। क्या होगा, ध्यान से देखना जरा, ये तो पहले स्ट्रक्चर बनाओ जो कहते हो, ये रहा बेंजीन रिंग C, ये रहा डबल बॉन्ड O, ये यहाँ पास में O, C डबल बॉन्ड O, ये रहा पास में O माइनस, यहाँ से ये लगा, देखो इसको ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे, NaOH को ऐसे लिखो, नीचे लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से इसको इरेज ही कर देता हूँ पूरा, दोबारा लिखता हूँ मैं यहाँ पर, NaOH। अब ये डिवाइड हो जाएगा, कैसे टूटेगा ये, NaO माइनस, यहाँ से होगा H प्लस, वो वाला जो O माइनस था वो यहाँ चला गया, तो यहाँ से आया O, तो ये वाला O है, ये वाला O के साथ क्या लगा है, Na, O Na, यहाँ पर O माइनस है, Na प्लस है, O माइनस है, Na प्लस है, प्लस यहाँ से बनेगा R, और यहाँ से रहेगा NH2, RNH2। ये है प्राइमरी एमाइन, ये है प्राइमरी एमाइन, प्राइमरी एमाइन। क्लियर है, प्राइमरी एमाइन RNH2। ये हुई रिएक्शन कंप्लीट। कैसे होती है समझ गए। सबसे पहले यहाँ से एक बार देखो क्विक रिवीजन, यहाँ से H को रिप्लेस किया, यहाँ पास में K आया, फिर K को रिप्लेस किया, R आया, R को रिप्लेस किया, Na प्लस आया, बात बन गई। बाकी इस स्ट्रक्चर से कोई मतलब नहीं, ये हो तो ज्यों का त्यों आखिरी तक चलते रहा। ये देखो ये स्ट्रक्चर आखिरी तक चलता रहा, रिएक्शन को बड़ी आसानी से हो जाती है।
रिएक्शन बड़ी आसानी से हो जाती है। ये तो सब फालतू बातें हैं, बड़ी आसानी से चलता रहा। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। इसलिए हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। अब ये क्या है, कैसे होता है, देखो जरा। हॉफमैन, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हॉफमैन वाली। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन